हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो हम आज ये वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। वायुमंडल में सबसे निचली परत है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को मतलब क्या बोलते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल को। तो ये क्वेश्चन ऐसा मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन मतलब वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे निचली परत कौन है। तो देखिए ये पृथ्वी है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन हो जाएगा? इसमें सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें बादल, मौसम संबंधी अन्य घटनाएं होती हैं, पेड़ पौधे, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, और आपको हम संताप मंडल के बारे में बताए थे, जिसमें जेट विमान उड़ाने के लिए अनुकूलित होता है। आप लोगों को याद होगा। ठीक है, और इसका हम रेंज भी बताए थे आप लोगों को, कितना से कितना किलोमीटर रहता है, औसत ऊंचाई कितना होता है, ये सब आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आ गया ना, वायुमंडल की परत वाला। ये मतलब सबसे निचली परत कौन है, फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है सबसे बीच का परत कौन है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा के बीच की सीमा का सीमांकन करता है। मतलब मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच मतलब ये रेखा खींचा गया है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा मैकमोहन रेखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच के जो रेखा खींचा गया है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए फिगर से हम लोग को समझते हैं इसको। देखिए ये है मैप, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया का स्टेट है, और ये चाइना हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन है, जो ये इंडिया और चाइना के बीच में खींचा गया है। तो फिगर से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिगर का बहुत अहम रोल होता है उसमें। फिगर से हम लोग समझेंगे तो फिगर मतलब हमको याद रहता है फिगर कोई भी, इसीलिए फिगर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, और एक होता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। ठीक है, जो 17 अगस्त 1947 को मतलब खींचा गया था, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, तब ये रेखा खींचा गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा हो जाएगा? रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच में हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, और इसकी लंबाई मतलब इसकी लंबाई, मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 890 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखिए फिगर में ये मैकमोहन रेखा है। ये मतलब भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश से कर ही रहा है, सिक्किम, ये सिक्किम है यहाँ पे, सिक्किम से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड यहाँ है, यहाँ मैकमोहन रेखा जब खींचा जाएगा यहाँ से पूरा ये होगा ना। तो ये उत्तराखंड भी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, मतलब इतने स्टेट से मतलब ये सीमा साझा करता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये भी एक भूकंप का मुख्य कारण है। मतलब भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कटाव, अन्नाच्छादन और विवर्तनिक बल और अपक्षय। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विवर्तनिक बल। मतलब भूकंप आने का एक मेन रीजन है विवर्तनिक बल। जब दो प्लेट मतलब एक दूसरे से टकराते हैं तो विवर्तन होता है, बल लगता है और उससे भूकंप आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवर्तनिक बल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यह भूपर्टी और ज्वालामुखी क्रिया की टेक्टोनिक प्लेटों को, मतलब बोला है ना कि जो प्लेट है उसके गति के कारण ये भूकंप आता है, तो उसके बीच बल लगता है एक विवर्तनिक बल, उसी के कारण भूकंप आता है। तो भूकंप आने का मेन कारण यही हो जाएगा, विवर्तनिक बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? कठोर कोयला है तो बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट और लिग्नाइट, इसमें कौन होगा? तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। कोयला 4 प्रकार का होता है। देखिए, एंथ्रेसाइट सबसे पहले होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट एंथ्रेसाइट होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस बिटुमिनस होता है। फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट होता है। फिर उसके बाद नरम लोहा होता है, ये उसको पिट भी बोलते हैं, पिट कोयला। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 90% होता है, इसमें 17% होता है, इसमें 40% होता है, इसमें 10 से 15% होता है। ये सबसे घटिया कोयला होता है, पिट, जिसको हम नरम लोहा ये बोलते हैं। और सबसे उच्चतम क्वालिटी का हो जाएगा एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, उसी वही कोयला सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, इसको कठोर कोयला क्वेश्चन में दिया है, कठोर कोयला इसको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी लिपि, ए बी लिपि, ऐसे ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, ए बी लिपि। ए से एंथ्रेसाइट हो गया, बी से बिटुमिनस हो गया, ली से लिग्नाइट हो गया, पी से पिट कोयला हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन की मात्रा कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे युवा देश कौन सा है? सबसे युवा देश कौन सा है? दक्षिण सूडान राज्य, बेलारूस, अजरबैजान, बहरीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान यह पूर्व मध्य अफ्रीका का एक मतलब देश है। ठीक है, इसको 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जुलाई को, मतलब 14 जुलाई को इस दक्षिण सूडान को, गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र के 193वां सदस्य के रूप में मतलब मान्यता दिया था। तो इसलिए सबसे युवा देश कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण सूडान, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी हो जाएगा बाकू, इसका बाकू हो जाएगा। बेलारूस का मिन्स्क हो जाएगा, मिन्स्क। बहरीन का हो जाएगा मनामा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे युवा देश कौन सा है? सबसे नवीनतम देश तो दक्षिण सूडान, जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो पता होगा आप लोग को, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक उपग्रह नहीं है? मतलब किसका, कौन से ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और बुध। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। इसका उपग्रह है डिमोस, फोबोस, डिमोस और फोबोस।
सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौरमंडल में जो भी ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड। तो ये तीनों का है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। पहले इसका उपग्रह था लेकिन पृथ्वी इसके उपग्रह को मतलब खींच ली है नजदीक होने के कारण, इसलिए इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन है, मतलब डेल्टा है, डेल्टा बना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है। ऑप्शन है मिसिसिपी, मिसौरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, किसी कियांगो वांग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ये धनुष धनुष के आकार का डेल्टा बनाता है। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर है इसका लंबाई। ठीक है, और ये मिसिसिपी मिसौरी जो है पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा बनाता है, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। आयतन मतलब इसका मतलब ये हुआ क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन है बैकाल झील, मिशिगन, ह्यूरॉन झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील जो रूस में है, जो रूस में है, ये रूस में है, ये अमेरिका में है, ये भी अमेरिका में है। आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील जो दुनिया का मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और ये मीठे पानी का झील है जो दुनिया के लगभग 20% मतलब बिना जमे हुए सतही मीठे का पानी है। मतलब ये जमता नहीं है, ये जमता नहीं है। 20% बिना जमे हुए सतही मीठा पानी है यहाँ पे। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील भी है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा की है? इसको हम लोग मैप के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए, ये है नेपाल, ये नेपाल है ना। ये है बिहार, बिहार एक हो गया, एक स्टेट ये सीमा, और ये यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड हो गया, 3 हो गया, ये सिक्किम हो गया, 4 हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया यहाँ पे। तो कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट हो गए। 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर ये मैप आपको याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको मैप का मतलब देखना बहुत जरूरी है। आप मैप मतलब हमेशा देखते रहिए, उसको मतलब याद करते रहिए कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ है। ये फिगर है तो फिगर तो हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। फिगर अगर हम लोग देखते रहेंगे उसको बार बार हमेशा तो याद रहेगा। ऐसे हम लोग नहीं इसके आंसर दे सकते हैं, मतलब कितने देश से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन फिगर के थ्रू इसको हम लोग देखे रहेंगे, पहले समझे रहेंगे, तो इसको हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने कितने स्टेट हो गए? तो 5 स्टेट होगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ऐसे स्टेट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस देश को? किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। किस देश को बोला जाता है? तो भूटान को बोला जाता है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन बोला जाता है। इसका
भूटान का पारंपरिक नाम ही था डुक यूल, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। भूटान का पारंपरिक नाम पहले था, पारंपरिक नाम डुक यूल, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को बोला जाता है, भूटान को बोला जाता है। ठीक है, ये नेपाल है, नेपाल को दुनिया का छत बोला जाता है। और ये म्यांमार है, म्यांमार को बोला जाता है स्वर्ण शिवालय की भूमि, म्यांमार को बोला जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये याद रखिएगा आप लोग। और एक और याद रख लीजिएगा, जापान को उगते सूरज की भूमि बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा। और ये जो नेपाल है इसको दुनिया के छत बोलते हैं। इसकी राजधानी थिम्पू हो जाएगा नेपाल की, सॉरी भूटान की राजधानी थिम्पू होगा, इसका थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू, थिम्पू, थिम्पू। और नेपाल का तो काठमांडू होता है, जहाँ पे सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का अर्थ है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का अर्थ है ई क्यू यू आई एन ओ एक्स, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का क्या अर्थ है ये बताना है, क्या तो समझते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये इक्विनॉक्स है ये लैटिन भाषा का इक्यू से बना हुआ है, इक्यू से मतलब आया है, जिसका अर्थ होता है बराबर, इसका अर्थ ही बराबर होता है। ठीक है, और नॉक्स मतलब होता है रात, नॉक्स मतलब रात होता है। और इक्यू इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ई ए ई क्यू यू ई आई, मतलब इस शब्द से ये आया हुआ है इक्विनॉक्स, तो इसका अर्थ होता है बराबर। तो इसमें अगर ये इसका बराबर हो गया और नॉक्स मतलब रात हो गया तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये मतलब हम हमको पहले ही बता चुके हैं, देखिए फिगर के थ्रू ये समझिए। देखिए यहाँ पे इक्विनॉक्स है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 23 सितंबर, ये 21 मार्च, दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। फर्स्ट क्लास जो हम लिए थे आप लोग का, उसमें हमें बहुत डिटेल में आपको बताया था और याद भी करवाया था कि कब दिन और रात बराबर होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कब दिन बड़ा होता है, कब रात छोटा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कब दिन बड़ा होता है, कब रात छोटा है, सब बताया है आपको। ठीक है, 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, लंबा रात, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, छोटा रात। उसी के अकॉर्डिंग 21 जून को सबसे लंबा दिन और छोटा रात, और उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन लंबा रात, मतलब ऐसे उल्टा एक एक अगर याद कर लेंगे हम लोग तो सब याद हो जाएगा। 22 दिसंबर याद कीजिए ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे लंबा दिन, लंबा हो जाएगा दिन, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबा रात हो जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में। फिर इधर से एक याद कर लेंगे, तो ये आपको हम याद भी करवाए थे, क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, तो इसको याद रखेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है। ऑप्शन है, या पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, या आकृति और आकार में पृथ्वी के समान दिखाई देता है, या पृथ्वी द्वारा अपना चक्कर पूरा करने में लिए गए समय के समान समय लेता है, या एक स्थलीय ग्रह। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आकृति और आकार में पृथ्वी के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसको मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह इसलिए बोलते हैं कि शुक्र और पृथ्वी लगभग समान आकार के हैं, इसका द्रव्यमान भी लगभग समान है दोनों का, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। पड़ोसी एक पड़ोसी ग्रह भी है। ठीक है,
और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकृति और आकार में पृथ्वी का समान दिखाई देता है, इसलिए ऐसे शुक्र को पृथ्वी का ध्रुवा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह है ना, ये चारों ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह मतलब बोलते हैं, जो पृथ्वी के लगभग समान होता है। ये नहीं कि समान होता है, कुछ भिन्न भी होता है, कुछ मायने में मतलब अलग भी होते हैं, लेकिन मतलब समान होते हैं, समान मतलब लगभग समान होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस ये चारों ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी के समान, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चट्टान, एक प्रकार की मतलब चट्टान नहीं है, ये चट्टान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, आग्नेय, रूपांतरित, चापाकल, तलछट युक्त। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान का एक प्रकार है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, और ये तलछट युक्त भी है, लेकिन जो चापाकल है, चापाकल ये चट्टान का प्रकार नहीं है। ये क्या है? तो एक घुमावदार नदी के किनारे स्थित एक अर्ध चंद्राकार झील होता है, ये एक प्रकार का झील है। ठीक है, मतलब जो नदी घूम कर मतलब ऐसे घूम कर होती है ना, मतलब अपना रास्ता करती है घूम के, उसके किनारे पर स्थित एक अर्ध चंद्राकार टाइप का मतलब झील बन जाता है, झील हो जाता है, उसी को मतलब चापाकार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर चापाकार हो जाएगा, वो जो एक चट्टान का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम, इस देश कौन सा देश सबसे बड़ा मतलब उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादन करता है, कौन सा देश? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो कौन सा देश बताइए, आप लोग याद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा मतलब उत्पादित करता है। ये 2019 का आंकड़ा है कि यह मतलब विश्व आपूर्ति का मतलब विश्व में जितना इसका आपूर्ति है उसका 42% ये मतलब उत्पादित किया था 2019 में। ठीक है, इसके बाद कनाडा करता है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है। सबसे पहले कौन सा देश दुनिया का सबसे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कजाकिस्तान है, जो कुल खदानों का मतलब 2019 का आंकड़ा है, कुल खदानों का विश्व आपूर्ति का 42% अकेले ये किया था। ठीक है, यूरेनियम मतलब बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में बिजली को उत्पादन करने के लिए मतलब उपयोग किए जाने वाला यह परमाणु ईंधन है यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा के स्टेशनों में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसमें एक ईंधन का रूप में एक काम करता है यूरेनियम, सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है यूरेनियम का? तो कजाकिस्तान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सीमा परत से बनी है, पृथ्वी की मतलब परत बनी है सीमा, ये सीमा जो है ना, देखिए इसको हम लोग फिगर समझते हैं। ये पृथ्वी का एक परत का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये ऊपरी परत सियाल सीमा नीफ है, सियाल सीमा नीफ है, नाम से ही मतलब ये हम लोग समझ जाएंगे। जो पहला परत है सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना है, सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है, नीफ निकेल और ये एफी लोहा से बना है। ठीक है, तो ये सीमा दिया हुआ है, सियाल सीमा नीफे जो दूसरा है, दूसरा परत है, पृथ्वी का दूसरा परत है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का मतलब दूसरा परत है सीमा। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के जो परत है इसके आंतरिक संरचना को मतलब ऐसे बांटा था, सियाल सीमा नीफे, मतलब इसकी बोला था कि ऊपरी परत में जो है सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम है, और दूसरा में है सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, तीसरा में निकेल और फेरस है। ठीक है,
और इसका घनत्व मतलब 2.5 माना था पहला परत का, इसका 4 और इसका 11। ठीक है, तो इसमें सीमा SI और MA सीमा, तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये तो इजी क्वेश्चन होता है, इस याद से मैंने फिर मतलब इस नाम से ही मतलब ये हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ये पहला परत है सिलिकॉन एल्युमिनियम से, और ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम और निकेल और फेरस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और आगे हम कल दूसरा और कोई टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे से और वीडियो बनाएंगे, मतलब और इसको इम्प्रूव करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। वैसे भी हम अच्छे से बनाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।